जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी स्टेनो और ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग मैथ और इंग्लिश का पोर्शन नहीं करेंगे, हिंदी और जीएस को देखेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है घटना चक्र की बुक से लिया गया है, जो कि टो सीरीज है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी का है। प्रश्न है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ऑप्शन है प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या फिर सर्वनाम। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संज्ञा। हिंदी के शब्दों के जो लिंग का निर्धारण होता है ये संज्ञा के आधार पर होता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन है मजा, सजा, कजा या फिर रजा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजा। पुल्लिंग शब्द क्या है? मजा। मजा शब्द क्या है? ये पुल्लिंग है। मजा शब्द पुल्लिंग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लड़के ने कहा। लड़के ने कहा इस शब्द से बोध होता है कि कोई एक लड़का है जो कह रहा है, तो इसलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 है, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? ऑप्शन है प, फ, ब, भ, क, ख, ग, घ, ता, था, दा, धा या फिर आ, ई, री विसर्ग। देखिए ओष्ठ वर्ण जो होते हैं ये मतलब कि ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर जिसको बोलने पर ओठ जो है आपस में मिल जाते हैं। तो ऐसा जो है प, फ, ब, भा, ये इसको बोलने पर दोनों ओठ जो है मिल जाते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प, फ, ब, भा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को वो करते से किसी वस्तु, स्थान, शहर का नाम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। प्रश्न नंबर 6 है, हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है, मतलब कि इसमें जो जिसके ये जो हम शब्द है ये निम्न में से क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो हम शब्द है, हम शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपयोग होता है, इसलिए इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है? ऑप्शन है दयालु, कृपालु, खिलाड़ी या फिर धार्मिक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिलाड़ी। खेलना से, खेल मतलब खेलना एक क्रिया है, तो खेलना से कौन सा विशेषण बन सकता है? खिलाड़ी शब्द। तो खिलाड़ी क्या हो गया? ये खेलना का विशेषण है। प्रश्न नंबर 8 है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। मतलब कि प्रश्न नंबर 8 में जो है प्रश्न है यह चांदी खोटी सी दिखती है, तो खोटी से पूछ रहा है कि कौन सा विशेषण है। देखिए ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक या फिर पूर्णांक बोधक। तो खोटी से जो है चांदी का जो है मतलब कि रूप को बताता है, आकार को बताता है, रंग को, तो इसलिए ये गुण को बता रहे हैं। मतलब इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 का ए हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 9 है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? ऑप्शन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, कालवाचक या फिर परिमाणवाचक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिवाचक विशेषण। ये जो मोहिनी है तेज दौड़ती है, मतलब तेज शब्द जो है ये इसकी रीति को बता रही है कि कैसे दौड़ रही है, तेज दौड़ रही है, तो मतलब क्या है? रीतिवाचक विशेषण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कि क्रिया चुनिए। प्रश्न है, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, तो इसमें क्रिया क्या है? देखिए उठना, बैठना, बोलना, चलना, टहलना, घूमना, सीखना, पढ़ाना, ये सब क्या है? क्रिया होते हैं। तो इसमें तो बता सकते हैं इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखती है। मतलब सीखना जो है क्या होता है? ये क्रिया होता है। प्रश्न नंबर 11 है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? ऑप्शन है अकर्मक क्रिया,
आज्ञार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, जब कोई कार्य किसी दूसरे से कराया जाता है, मतलब किसी दूसरे से कहकर कराया जाता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे माने पिताजी से सामान मंगवाया, मंगवाया मतलब दूसरे से करवाया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12 है, वह चम्मच से चावल खाता है। वाक्य में चम्मच से कौन सा कारक है? ऑप्शन है करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से मतलब से आ गया, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13 है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है। इस वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? देखिए, ऑप्शन है संज्ञा, लिंग, कारक या फिर वचन। देखिए, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, ऐसा तो नहीं होता है कि होता है। जो सही उत्तर होता है, मतलब सही सेंटेंस होगा, हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। पथ पर है तो मतलब पर, तो क्या होना, इसमें कौन सी त्रुटि है? कारक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारक। इसमें कौन सी त्रुटि है? कारक की त्रुटि है। तो देखते हैं 14 से 18 तक जो है इसका पैसेज है। पहले हम लोग पैसेज को पढ़ लेते हैं। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वहीं उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने से पर वैसा श्लाघ नहीं प्रतीत होता है। जब तक आनंद का, इसको देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको हम डायरेक्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 है, उत्साह की संज्ञा प्राप्त करने के लिए किसका लगाव होना जरूरी है? किसका लगाव होना जरूरी है? तो देखते हैं इसका उत्तर कहाँ मिलेगा। तो इसमें देखिए क्या दे रहा है कि आनंद का लगाव, आनंद का लगाव। तो क्या होना जरूरी है? आनंद का लगाव। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद का लगाव होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 15 है, उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण क्या हैं? तो इसका भी उत्तर हम लोग देखते हैं। उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण क्या है? उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण क्या है? प्रयत्न और कर्म। देखिए, प्रयत्न और कर्म। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयत्न और कर्म संकल्प। ऑप्शन नंबर ए, नहीं, एक मिनट, 15 का जो है, उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण क्या हैं? उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है, यही है, कर्म संकल्प है। कर्म संकल्प, प्रयत्न और कर्म संकल्प। देखते हैं प्रश्न नंबर 16, प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत किसका योग भी रहता है? तो जब इसको पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें उत्तर आएगा कि बुद्धि का। प्रत्येक कर्म में थोड़ा बहुत बुद्धि का भी योग रहता है। प्रश्न नंबर 17 है, किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर होता है। तो अधिकतर होता है, तो इसमें ऑप्शन है उसकी प्रवृत्ति के केवल अशुभ प्रभाव से, शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से, उसकी प्रवृत्ति एवं उसके दुष्प्रभाव से, उसकी प्रवृत्ति एवं गुणवत्ता के प्रभाव से। पैसेज में इसका उत्तर है उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से। देखते हैं प्रश्न नंबर 18, अच्छे गुणों में किसकी गिनती होती है? अच्छे गुणों में किसकी गिनती होती है? ऑप्शन है प्रतिकूल परिस्थिति की, ईर्ष्या की, अनुत्साह की या फिर उत्साह की। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्साह की। पैसेज में ही है उत्साह की गिनती होती है। देखिए प्रश्न नंबर 19 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। यूपी त्रिपल द्वारा भी आयोजित कई परीक्षाओं में पूछा गया है। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, तो एक शब्द में उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है अभियुक्त, प्रतिवादी, वादी या फिर शीघ्रगामी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवादी। जो मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसको कहते हैं प्रतिवादी। याद रखिए, जो मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसको प्रतिवादी कहते हैं। जो मुकदमे का प्रतिकार करे, मतलब प्रतिकार करे, उसको वादी कहते हैं। और जिस पर मुकदमा चला जाए उसको कहते हैं अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चला जाए उसको कहते हैं अभियुक्त। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 20 है, हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति, मतलब एक वाक्य प्रयोग दिया गया है जिसमें पूछ रहे किसी लोकोक्ति क्या होगी, जिसका वाक्य प्रयोग है हमेशा आनंद का अनुभव करना। तो इसके लोकोक्ति दिए गए हैं, सदा दिवाली संत की, 12 मास वसंत, न सावन सूखा न भादो हरा,
जहाँ चाह वहाँ राह, आप भले तो जग भला। देखिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जहाँ सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। इस लोकोक्ति से लग रहा है कि मतलब सदा दिवाली संत की मतलब कि हमेशा आनंद का अनुभव करना, 12 माह बसंत मतलब हमेशा आनंद का। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 21 है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। मतलब भेद बताने कि इसमें किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन है संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञा या फिर आज्ञावाचक वाक्य। देखिए ये संकेत दे रहा है कि यदि आप हमको बुलाए होते तो हम अवश्य आते, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकेतवाचक वाक्य। देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 22 है, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। सही चुनना है। ऑप्शन है ललित को 2 बेटियां हैं। को 2 बेटियां तो मतलब ये तो गलत है, को नहीं, ललित की 2 बेटियां हैं। कर्म ही जीवन की कसौटी है, ये सही है, लेकिन ये वर्ड गलत है, यहाँ कसौटी होना चाहिए, कसौटी, कसौटी होना चाहिए, गलत हो। डर के मारे चोर दौड़ गया, नहीं चोर भाग गया, मतलब तीनों ऑप्शन गलत है। तो 3 ऑप्शन जब ए बी सी गलत है तो डी सही हो ही जाएगा। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, हाँ ये सही है। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है, राइट उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 23 है, भक्ति रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है क्रोध, रति, भक्ति या फिर हास। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्ति। भक्ति रस का स्थायी भाव जो है भक्ति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, श्रृंगार रस का रति होता है, हास्य रस का हास होता है। प्रश्न नंबर 24 है, होरी किस उपन्यास का पात्र है। होरी एक कलाकार है, मतलब एक उपन्यास है तो इसमें एक कलाकार है, पात्र है उसका। तो कह रहे हैं कि किस उपन्यास का पात्र है। तो ऑप्शन है गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि या फिर गोदान। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदान। ये जो होरी है ये गोदान का पात्र है। देखिए याद रखिएगा, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान ये सब मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद जी के। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित वाक्य में से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। पेड़, फिर डैश, कोई सो रहा है। अच्छा ऑप्शन है के नीचे, के अंदर, के यहाँ, के किनारे। तो आप लोग एक बार इसको रख के चेक करिए। जैसे पेड़ के नीचे कोई सो रहा है, पेड़ के अंदर, अंदर कोई नहीं सोएगा, पेड़ के यहाँ नहीं, ऐसा भी गलत है। पेड़ के किनारे नहीं, किनारा, पेड़ का कोई किनारा नहीं। तो पेड़ के नीचे, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ के किनारे कोई सो रहा है। इसके बाद इसमें मैथ का पोर्शन है तो हम लोग इसको मैथ को पोर्शन को छोड़ देते हैं। देखते हैं आगे जीएस का। प्रश्न नंबर 76 से कह रहे हैं कि उस योजना का नाम क्या है जिसे वर्ष 2018 में पोषण अभियान के रूप में नाम दिया गया था। तो ऑप्शन है राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन, मतलब जिसे मिड डे मील कहा जाता है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, या फिर एकीकृत बाल विकास योजना, या फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन को 2018 में ही शुरू किया गया था, राष्ट्रीय पोषण मिशन। प्रश्न नंबर 77 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। ऑप्शन है रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला, या फिर जीवन का टीला। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है उसका नाम है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। देखिए मोहनजोदड़ो की खोज जो किया था ये रखालदास बनर्जी ने किया था सन 1922 में, सन 1922 में रखालदास बनर्जी जी ने किया था। देखिए 78 नंबर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे था। ऑप्शन है ग्राम राजस्व अधिकारी से, प्रमुख कमांडर से, डाक अधिकारी से, विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से। मतलब ये जो दिल्ली सल्तनत के उलेमा, उलेमा किसे कहते हैं, विद्वान, अभी भी देखने को मिलता है कि उलेमा किसे कहते हैं, जो मुस्लिम धर्म के विद्वान होते हैं उसे उलेमा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 79 है, भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की। ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड मेयो। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने जो है स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी। प्रश्न नंबर 80 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं। देखिए इसे कह रहे हैं कि कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या फिर नीति आयोग। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। नीति आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग का जो पहले नाम था इसका योजना आयोग, इसका नाम था पहले योजना आयोग। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं।
योजना आयोग का नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफरिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफरिंग इंडिया। तो ये जो नीति आयोग है ये संवैधानिक आयोग नहीं है। बाकी राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा ये दोनों संवैधानिक आयोग, ये अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 315 में निर्वाचन आयोग भी संवैधानिक आयोग है, ये 324 में है, अनुच्छेद 324 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 81 है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है लिली, गुलाब, कमल या फिर सूरजमुखी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? देखिए, राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52 में है, तो इसका डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का किस में है? अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 58 जो है उसकी योग्यता के बारे में बताया गया है। 54 जो है उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा ये बताया गया है निर्वाचक मंडल में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त किया गया? ऑप्शन है 2020 में, 2021 में, 2022 में या फिर 2019 में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2019। आप सबको पता होगा 2019 में जम्मू कश्मीर एक विधेयक पारित किया गया था संसद में, जिसमें जम्मू कश्मीर का विभाजन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उसी टाइम विधान परिषद को वहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 84 है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना या फिर नेपाल। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी सीमा है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। उसके बाद फिर चाइना के साथ है 3488, लेकिन सबसे कम जो सीमा रेखा है वो है अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 85 है, पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? ऑप्शन है उपजाऊ मिट्टी, सिलिकॉन, कोयला या फिर पेट्रोलियम। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपजाऊ मिट्टी। देखिए, पंजाब जो है उपजाऊ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब और हरियाणा में ही हरित क्रांति अधिक रूप से सफल हुई थी। हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक थे स्वामी MS स्वामीनाथन जी, जिनको हाल ही में नोबेल का प्राइज दिया गया है। नोबेल नहीं, भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 86 है, निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? हाँ, हरित क्रांति से उत्पादन बेशक बढ़ा है, बहुत बढ़ा है, लेकिन उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं, जैसे कि भूजल स्तर का हाँ ये भी हुआ है, सही है। मृदा की गुणवत्ता में गिरावट ये भी आई है। लोग उर्वरक का खाद का ज़्यादा प्रयोग करने लगे तो मृदा की गुणवत्ता में गिरावट है कि बढ़ी हुई इनपुट लागत, सही है। लोग पहले जो घर में खाद बनता था गोबर, उसका प्रयोग करते थे, अब लोग खाद खरीदते हैं तो खाद महंगी हो रही, तो लागत जो बढ़ रहा है। तो मतलब इसमें तीनों जो बात है सही है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। हरित क्रांति जो है ये 1960 के दशक में आई थी। तो जिसके भारत में जिसके हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, जिनको अभी हाल ही में भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न। देखते हैं प्रश्न नंबर 87 है, सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा होती है? ऑप्शन है 37 से 45 के बीच, 47 से 55 के बीच, 27 से 35 के बीच या फिर 17 से 25 के बीच। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 से 25 के बीच। सीमेंट में जो सिलिका होती है ये 17 से 25% के बीच में होती है। प्रश्न नंबर 88 है, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग फिर डैश किसके बीच से होकर गुजरता है? ऑप्शन है दिल्ली और अमृतसर, लखनऊ और कोलकाता, कानपुर और कन्याकुमारी, दिल्ली और मनाली। तो ये जो शेरशाह सूरी मार्ग है ये दिल्ली और अमृतसर के होकर गुजरता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली और अमृतसर के बीच। प्रश्न नंबर 89 है, किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? देखिए, कोई मोमबत्ती जब पूर्ण रूप से जल जाती है तो इसका जो पूर्ण दहन के बाद जो बाह्य क्षेत्र होता है ये नीला हो जाता है। कौन सा रंग हो जाता है? नीला हो जाता है, याद रखिएगा, नीला।
कोयले का जलना एक उदाहरण है। ऑप्शन है वियोजन अवक्रिया, संयोजन अवक्रिया या फिर विस्थापन अवक्रिया, फिर द्विविस्थापन अवक्रिया। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजन अवक्रिया। देखिए, जब कोई दो चीज़ मिल करके आपस में जलता है तो उसे संयोजन अवक्रिया कहते हैं। संयोजन मतलब जब कोई दो चीज़ आपस में मिल करके। प्रश्न नंबर 91 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन ई। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब विटामिन सी। जो विटामिन सी है ये जल में विलेय है। किस में है? जल में। तो देखिए क्या बोलते हैं, विटामिन जो बी है और सी है ये दोनों जल में विलेय हैं, ये दोनों जल में विलेय हैं। बाकी के जो विटामिन है ए डी ई के, ये दोनों वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। बी और सी जो है जल में घुलन। याद रखिएगा, बहुत से परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 92 है, HIV वायरस को नष्ट करता है जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा कमजोर होती है। ऑप्शन है प्लेटलेट्स, मसूल कोशिकाएं, एरिथ्रोसाइट्स या फिर लिम्फोसाइट। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिम्फोसाइट। ये जो HIV है ये लिम्फोसाइट जो है ये WBC में पाया जाता है, मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। तो ये जो HIV के जो कण होते हैं, वायरस जो होता है, इसी को नष्ट करता है ताकि प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है। प्रश्न नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है? ऑप्शन है टिड्डा, सांप, घास या फिर मेढक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप। सांप जो है ये तृतीयक उपभोक्ता है, सांप जो है तृतीयक उपभोक्ता है। देखिए, ये घास जो है ये उत्पादक है। तो ये जो घास को टिड्डा खाता है तो प्रथम उपभोक्ता हो जाएगा। टिड्डे को मेढक खा जाता है तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। और सांप जो है मेढक को खा जाए तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 94 है, अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का वर्गीकरण, GDP में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, जनसंख्या का ग्रामीण और शहरी वितरण, जनसंख्या का पुरुष महिला वितरण। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GDP में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों का मतलब क्या है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर जहाँ रहेंगे, मतलब कि जहाँ कई प्रकार के सेक्टर रहेंगे तो वही तो संरचनात्मक ढांचा होगा। तो GDP में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान जो क्या है? संरचनात्मक ढांचा है। प्रश्न नंबर 95 है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 96 है, कथा शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है? ऑप्शन है कथा, कथक की, कथा, नित्य मुद्रा, घंटी या फिर कथावाचक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कथा से। कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, फिर कन्याकुमारी में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्याकुमारी में। देखिए, ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी लोकसभा चुनाव के बाद गए थे, यहाँ पर ध्यान लगाए थे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर। देखते हैं प्रश्न नंबर 98 जो है, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है? ऑप्शन है शाहरुख खान, कार्तिक आर्यन, रणबीर कपूर या फिर ऋषभ शेट्टी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। और ये जो किस फिल्म के लिए? कांतारा। कौन सा फिल्म है? कांतारा फिल्म। इसमें जो अभिनेत्री है ये है नित्या मेनन और मानसी पारेख। नित्या मेनन और मानसी पारेख को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। प्रश्न नंबर 99 है, जुलाई 2024 में केरल के किस जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ था? ऑप्शन है त्रिशूर, वायनाड, कन्नूर या फिर एर्नाकुलम। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायनाड। वायनाड में ही जुलाई में जो है एक भूस्खलन हुआ था जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए थे, 300 लोग। तो यही वायनाड से प्रियंका गांधी जो है कांग्रेस की सांसद है, अभी हाल ही में चुनी गई है। प्रश्न नंबर 100 है, मार्च 2024 में किसने लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किया है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायमूर्ति अजय मणिक राव खानविलकर, न्यायमूर्ति सुशील चंद्रा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति अजय मणिक राव खानविलकर। तो ये जो है दूसरे लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में शपथ लिए हैं। पहले लोकपाल जो है पिनाकी चंद्र घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष।
तो ये था प्रैक्टिस सेट। यदि सेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।